हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग टू ब्लॉक प्रॉब्लम की सीरीज़ में ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास में एक 5 kg का ब्लॉक है जिसके ऊपर एक 3 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.3 और ग्राउंड और 5 kg के ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2 और 8 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है 3 kg ब्लॉक के ऊपर। ये हमको कंडीशन दी हुई है। फिर हमसे पूछा गया है कि फाइंड फ्रिक्शन एट ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस एंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स। दो जो सर्फेसेज हैं 3 और 5 के बीच वाला सर्फेस और 5 और ग्राउंड के बीच वाला सरफेस, यहाँ पर फ्रिक्शन कितना होगा और दोनों ब्लॉक्स के इंडिविजुअली एक्सेलरेशंस कितने होंगे, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी फ्रिक्शन या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए 3 kg वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर 5 kg वाले ब्लॉक के कारण आ रहा है लेट्स से नॉर्मल कॉन्टैक्ट N1, नीचे लग रहा होगा mg, तो वो हो गया 3g, 8 न्यूटन का फोर्स लग ही रहा है। फ्रिक्शन जो है 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर वो लग रहा होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट में क्यों लगेगा ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। इसको हमने नाम दिया है FR1। FR का मतलब है फ्रिक्शन। ठीक है, अब 5 kg वाले ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन आएगा 3 kg वाले ब्लॉक के कारण वो आएगा राइट डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर पीछे आ रहा है तो 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर आगे आएगा। ठीक है, N2 जो है वो ग्राउंड से आने वाला नॉर्मल कॉन्टैक्ट है 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर। N1 जो है ये 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट आया था 5 kg के कारण, उसी का रिएक्शन है 5 kg के ऊपर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और FR2 जो है वो ग्राउंड से आने वाला फ्रिक्शन है 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर। अगर FR1 राइट में लग रहा है तो FR2 लेफ्ट में लगेगा, क्योंकि 5 kg वाले ब्लॉक की टेंडेंसी फिर राइट में जाने की होगी, तो फ्रिक्शन उसके ऊपर ग्राउंड के कारण लेफ्ट में आएगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg, तो ये 5g हो गया। तो ये हमारे पास में दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम हो गए। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि हमें कैसे पता लगा कि 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। तो इसको आप इंट्यूटिवली समझ सकते हो। तो देखो आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे आप ये इमेजिन करो कि मान लो अगर इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। तो 3 और 5 के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो 3 kg वाला ब्लॉक सिंपली आगे चला जाता। 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं आता, वो एक भी इंच लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी मूव नहीं करता, उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता और 3 kg वाला ब्लॉक आगे जा करके 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर से नीचे गिर जाता। ये कंडीशन बनती। ठीक है ना। अब अगर फ्रिक्शन है दोनों ब्लॉक के बीच में तो क्या होगा, 5 kg वाले ब्लॉक की टेंडेंसी होगी राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होने की। तो उसकी टेंडेंसी अगर राइट में शिफ्ट होने की है, यानी कि 3 kg वाले ब्लॉक के कारण 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आएगा राइट डायरेक्शन में। तो उसी के रिएक्शन में 3 kg ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आ जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमको फ्रिक्शन के डायरेक्शन मिल गए। दूसरा जो मेथड है जिसको मैं बोलता हूँ इनविजिबल थ्रेड मेथड, उससे भी आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल सकते हो। कैसे? इनिशियली हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि लेट्स से 3 kg का ब्लॉक है और 5 kg का ब्लॉक है। इन दोनों के बीच में हमने कुछ इनविजिबल थ्रेड्स बांध दिए जो कि इनिशियली वर्टिकल थे। फिर हम अगर मान लीजिए 8 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं 3 kg ब्लॉक के ऊपर, तो ये जो थ्रेड्स होंगे ये ऐसे टेढ़े हो जाएंगे। ये अगर टेढ़े हो जाएंगे तो 3 kg वाले ब्लॉक को खींचेंगे ये लेफ्ट डायरेक्शन में और 5 kg वाले ब्लॉक को धक्का देंगे ये राइट डायरेक्शन में, या फिर खींचेंगे राइट डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो इससे भी हमको फ्रिक्शन का डायरेक्शन मिल जाता है। ये इनविजिबल थ्रेड मेथड मैंने अपने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये हमको फ्रिक्शन का डायरेक्शन मिल गया, फ्री बॉडी डायग्राम बन गए। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इन फोर्सेस को एनालाइज करते हैं जो कि इन ब्लॉक्स के ऊपर लग रहे हैं। लेट्स एनालाइज द फोर्सेस। तो 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर 8 न्यूटन लग रहा है और पीछे के डायरेक्शन में FR1 लग रहा है। 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर आगे FR1 लग रहा है, पीछे FR2 लग रहा है। तो अपन यहाँ पे FR1 और FR2 की लिमिटिंग वैल्यू तो निकाल के देखें कि ये इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, और उसको 8 न्यूटन से हम कंपेयर करके देखते हैं कि ज़्यादा है कम है क्या है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स जो है वो तो 8 न्यूटन है। अब हम क्या करते हैं, FR2 जो कि ग्राउंड और 5 kg वाला जो ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ये हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो होगी म्यू टू है ग्राउंड से आने वाला फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो म्यू2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 5 × g, क्योंकि जो N2 की वैल्यू होगी वो होगी 3 + 5 × g। तो ये हमारे पास में आ गया 16 न्यूटन वैल्यूज पुट करने पे, यानी कि जो ग्राउंड से आने वाला फ्रिक्शन है 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर इन द लेफ्ट डायरेक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 16 न्यूटन। ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरा, अब हम क्या करते हैं, दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन आ रहा है FR1, उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं कितनी है। तो FR1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी म्यू1 × 3g। म्यू1 क्या है, दोनों ब्लॉक्स के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमको दिया हुआ है 0.3। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं
कि μ1 की वैल्यू है 0.3 और जो नॉर्मल होगा यहाँ पे हम वो n1 लेंगे। n1 की वैल्यू कितनी होगी 3g, तो ये आ गया हमारे पास में 9 न्यूटन। यानी कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो होगी 9 न्यूटन। अब देखो इन फोर्सेस को अगर आप कंपेयर करो तो यहीं पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है वो 8 न्यूटन का है, FR1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9 न्यूटन है और FR2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 16 न्यूटन है। तो देखो इसको अब हम कैसे एनालाइज करेंगे कि अगर आप 5 kg वाले ब्लॉक को कंसीडर करो, ठीक है, 5 kg वाले ब्लॉक को अगर आप कंसीडर करते हो तो आप ये बोल सकते हो कि अगर उसके ऊपर मैक्सिमम FR1 भी लगा दिया जाए, यानी कि 9 न्यूटन भी फोर्स लगा दिया जाए उसके ऊपर, तो भी वो FR2 को एक्सीड नहीं कर पाएगा। यानी कि 5 kg के ब्लॉक की तो चलने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 5 kg वाला ब्लॉक डेफिनेटली रेस्ट पे ही रहेगा। तो 5 kg वाले ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन हो गया 0, क्योंकि अगर आप उस पर FR1 की मैक्सिमम वैल्यू भी लगा देते हो तो भी वो FR2 की मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड नहीं करेगा। तो 5 kg वाले ब्लॉक के चलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो वो तो रेस्ट पे रहेगा। तो हमको पता लग गया 5 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 0। तो अब 3 kg वाला ब्लॉक ऐसा लगेगा जैसे कि वो ग्राउंड पर रखा हुआ है, क्योंकि 5 kg वाला ब्लॉक तो स्टेशनरी हो गया। अब 3 kg ब्लॉक को अगर अपन एनालाइज करें तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है 8 न्यूटन, और पीछे की डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ सकती है वो है 9 न्यूटन। अब 8 न्यूटन जो है वो तो FR1 की मैक्सिमम वैल्यू इससे छोटा है, यानी कि 8 न्यूटन जो है वो 9 न्यूटन को तो एक्सीड कर नहीं पाएगा। 8 न्यूटन का फोर्स जो है वो 9 न्यूटन को एक्सीड नहीं कर सकता, यानी कि 3 kg वाला ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। कितनी मज़ेदार बात है, यानी कि दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। यहाँ पे 3 kg वाला ब्लॉक भी रेस्ट पे, 5 kg वाला ब्लॉक भी रेस्ट पे। और जो फ्रिक्शन होंगे दोनों सरफेसेस पर वो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएंगे, क्योंकि ब्लॉक्स के बीच में और ग्राउंड के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं। तो यानी कि दोनों फ्रिक्शन जो होंगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएंगे, और हमको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि FR1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 न्यूटन ही हो जाएगी। और अगर FR1 की वैल्यू 8 न्यूटन है तो FR2 की वैल्यू भी 8 न्यूटन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास में सारे आंसर्स आ गए, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे कंक्लूड की हुई है। तो इन कंक्लूजन्स को हम लोग देख लेते हैं। तो हमको ये बात तो समझ में आ गई, सो नन ऑफ द ब्लॉक्स विल मूव। तो हमको पता है कि A3 और A5 तो 0 होंगे, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन 0 होंगे। तो फ्रिक्शन जो होंगे वो स्टैटिक हो जाएंगे, और हमको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। तो FR1 की वैल्यू हो जाएगी 8 न्यूटन, और FR1 अगर 8 न्यूटन है 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर, तो FR2 की वैल्यू भी 8 न्यूटन हो जाएगी। तो FR1 और FR2 दोनों की वैल्यू हमारे पास में आ गई 8 न्यूटन, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को इसी तरह से एनालाइज किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे के पूरे फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर कोर कंसेप्ट एक ही है कि आप ये देखो कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है, और आप ये देखो कि अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है। और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कभी भी अवेलेबल फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकता। यही चीज़ हमको हर क्वेश्चन के अंदर देखनी होती है, और इसी चीज़ को हम टू ब्लॉक प्रॉब्लम में भी चेक करते हैं, और जिससे हमारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम की ये जो लेक्चर सीरीज मैंने बनाई है इसको आप पूरा का पूरा देखेंगे तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। इसको इस सीक्वेंस में देखिए, पूरा देखिए, तो आपकी एक कंप्लीट और एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे और नए प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट्स के साथ में आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू।